कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज की इस सेशन में। तो दोस्तों, आज जो हम कवर करने वाले हैं आज के इस सेशन में वो है कंप्लीट रिवीजन। जहां तक हमने अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पूरा इस सेशन में रिवाइज करने वाले हैं। केस स्टडी थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे अपन, राइट। एंड एक नया टॉपिक रहेगा, छोटू सा टॉपिक है, दैट इज टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, जो कि हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, समय को बर्बाद ना करते हुए, राइट, आज डिस्कस करेंगे, हम आज रिवाइज करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट को। एंड छोटे छोटे टॉपिक जो है वो हम आज नए जो टॉपिक है दैट इज टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आ जाइए, कहानी शुरू होती है दोस्तों। यस, रिवीजन ऑफ चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलो याद करते हैं फटाफट से। ओके, तो सबसे पहली कहानी शुरू हुई थी दोस्तों 2H, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे दो राइट्स थे हमारे पास, राइट इन दैट इज व्हाट कॉल्ड एज जस इन पर्सनम एंड जस इन रेम। जस इन पर्सनम का मतलब था राइट अगेंस्ट पर्सन एंड जस इन रेम का मतलब था राइट अगेंस्ट थिंग्स। एंड लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यस, कि दोनों के पास राइट टू सू एंड टू बी सूड होना चाहिए। तो पर्सन के पास क्या होना चाहिए? राइट टू सू, एंड ऑब्लिगेशन क्या होना चाहिए? यस, ऑब्लिगेशन टू बी सूड, राइट। तो यस, दैट इज राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है वो होने चाहिए। इसके बाद हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था यहाँ पे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड, एंड लीगल फॉर्मेलिटीज हमने कवर किया था, राइट। एंड देन इसके बाद टाइप्स ऑफ फॉर्मेट हमने जो है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने जो है वो डिस्कस किया था। वैलिडिटी वाइज देखें तो वाइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों? जो वाइड एब इनिशियो ही रहता है, जैसे इनवैलिड ऑफर दिया या इनवैलिड एक्सेप्टेंस लिया, राइट, या तो इनवैलिड कंसिडरेशन हो गया या अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया, एंड बाकी के पूरे वो सेक्शंस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 37, 38, 39, 40 एंड आई थिंक 36, राइट। यस, ये सारे सेक्शन क्या थे? वाइड एग्रीमेंट थे। ओके, देन इसके बाद वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। क्या बोला था मैंने? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, जहां पे हमने फ्री कंसेंट की बात की थी, राइट। कोएर्सन हो गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया था, फ्रॉड हो गया था, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया था, मिस्टेक अगर बायलैटरल है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। इलीगल एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, राइट, या अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी है, डेफिनेटली ये इलीगल एग्रीमेंट कहे जाएंगे। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसे आप कोर्ट तक नहीं ले जा सकते हैं दोस्तों। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया जो ओरल था या बाय रिटन था, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाय एक्शन होता है, ई कॉमर्स का होता है जो यस कॉमर्स, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी यूज करके हम जो कॉमर्स क्रिएट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो यूनिलैटरल दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, इंग्लिश लॉ ओके, नो इशू। देन इसके बाद आता है जितने भी तरीके के यस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे वो हमने आपको बता दिया था। वाइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, इन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। इतने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन सकते हैं। वाइड एग्रीमेंट जैसे कि मैंने बता दिया दोस्तों, वाइड एब इनिशियो, वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? जो पहले वैलिड था बट बाद में सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दैट इज पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट वाइडेबल, वाइड हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, राइट। यस, इलीगल एग्रीमेंट मैंने बता दिया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बता दिए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? यस, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे मैंने बताया था ए ने बी के साथ परफॉर्म किया बट बी अब ए को परफॉर्म, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड नॉट टू बी परफॉर्म एंड दैट कैन बी परफॉर्म बाय सम थर्ड पार्टी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों जो जहां पे दोनों पार्टी ने अपने अपने प्रॉमिस को जो है वो परफॉर्म कर लिया है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहां पे दोनों पार्टी ने, किसी एक पार्टी ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना किया हो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे डीड के साथ बनाया जाता है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों जो मौखिक रूप से या नॉर्मली लिखित रूप से, जहां पे डीड एज सच स्टैम्प वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके,
ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे, राइट। चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करता है दोस्तों, यस और नो। यस, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने पहले जो चैप्टर नंबर 1 पे सेक्शन थे उसको भी कवर कर लेते हैं। 2H हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट कवर किया। 2E जो है एग्रीमेंट हो गया। 2B जो है प्रॉमिस हो गया। 2A जो है वो प्रपोजल हो गया, यस और नो। सेक्शन 3 दैट इज द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन था। सेक्शन नंबर 4 व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस गेट्स कम्युनिकेटेड। सेक्शन number 5 when offer and acceptance when the revocation of offer and acceptance gets completed. Section number 6 था दोस्तों when offer comes to an end. Section 7 था that is acceptance must be qualified होना चाहिए. Okay, section number 8 that is what called as acceptance must be communicated express or implied way. Section number 9 that is offer also must be communicated express and implied way. Section number 10 that is validity of the contract हो गया. Section number 11 competency of the parties की बात कर रहा था. Section number 12 जो बात कर रहा था unsound mind की बात कर रहा था. Section number 13 जो है वो consent की बात करता है. Section number 14 जो है free consent की बात करता है. Section number 15 बात करता है coercion that is contract should not be caused by coercion. Section number 16 जो है undue influence की बात करता है. Section number 17 जो है वो फ्रॉड की बात करता है, राइट, यस। सेक्शन नंबर 18 जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करता है। सेक्शन नंबर 19 जो है दोस्तों वो कोएर्सन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेगा। सेक्शन नंबर 19A जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेगा। सेक्शन नंबर 20 जो है वो मिस्टेक की बात करता है। सेक्शन नंबर 21 एंड 22 जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस्टेक की बात करता है। 23, 24, 25 ये कंसिडरेशन से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 23 बोलता है दैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर 24 बोलता है अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इन पार्ट। सेक्शन नंबर 25 बोलता है दैट इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वाइड एग्रीमेंट, यस और नो, यस। सेक्शन नंबर 26 बोलता है पहले क्या करें, पहले शादी करेंगे, दैट इज रिस्ट्रेंट इन मैरिज। सेक्शन नंबर 26 हो गया। 27 बोलता है शादी करेंगे तो फिर व्यवसाय भी करना पड़े तो दैट इज रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। सेक्शन नंबर 28 बोलता है अगर व्यवसाय करेंगे तो कोर्ट कचहरी लीगल प्रोसीडिंग की बात आएगी, ओके। सेक्शन 28। सेक्शन नंबर 29 अनसर्टेनिटी की बात होगी वहां पे, राइट की। और सेक्शन नंबर 30 जो है दैट इज वैगरिंग एग्रीमेंट की बात होगी। ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट है दोस्तों ये क्या है, वाइड एब इनिशियो, राइट, दैट इज एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। सेक्शन नंबर 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा। सेक्शन नंबर 32, 33, 34, 35 ये जो 4 रूल्स हैं दोस्तों ये रूल्स रिलेटेड टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, यस और नो। याद करेंगे अगर 32 वाला रूल क्या बोलता है, कंटिंजेंट वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हैपनिंग की बात हो रही है, यस और नो, ओके। हैपनिंग मतलब वो क्या बोलते हैं, इवेंट जो हैपनिंग के कॉन्सेप्ट में है और अगर हैपनिंग नहीं हुआ तो वाइड हो जाएगा, ओके। सेक्शन नंबर 33 बोलता है दैट इज वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंटिंजेंट है बट नॉन हैपनिंग की बात हो रही है, ओके। अगर इस केस में हैपनिंग हुआ तो फिर वाइड हो जाएगा। सेक्शन नंबर 34 बोलता है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि हैपनिंग है विद इन फिक्स्ड टाइम पीरियड, राइट। तो अगर नॉन हैपनिंग हुआ तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड हो जाएगा। आ रहा है बात समझ। सेक्शन नंबर 35 बोलता है दैट इज नॉन हैपनिंग है विद इन फिक्स्ड टाइम पीरियड, इस केस में अगर हैपनिंग हुआ तो फिर वाइड हो जाएगा। सेक्शन नंबर 36 बोलता है दोस्तों दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, इस केस में जो है वाइड एग्रीमेंट रहेगा, याद रखिएगा। बाकी सारे केसेस में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 32, 33, 34, 35 में वाइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। I hope I'm clear. Okay, then इसके बाद आता है 37 जो है वो हमारा आ जाता है दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको याद होगा, यस, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है दोस्तों ऑब्लिगेशन की, कि कौन परफॉर्म करेगा ऑब्लिगेशन, तो या तो प्रॉमिस करेगा ऑफर टू परफॉर्म, या तो परफॉर्म और प्रॉमिस करेगा, और अगर इन द केस डेथ ऑफ द प्रोमिसर तो रिप्रेजेंटेटिव करेगा। 38 क्या बोलता है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, राइट, और वहां पे कंडीशन अनकंडीशनल नहीं था, आपने कंडीशन दे दिया, राइट, तो उस केस में जो है क्या हो जाएगा, प्रोमिसर शैल नॉट बी बाउंड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, है ना। तो वहां पे अनकंडीशनल होना चाहिए एंड प्रोमिसर के पास पूरा का पूरा राइट होना चाहिए कि वो इंस्पेक्ट वगैरह जो भी इंस्पेक्शन वगैरह है वो कर सके, ओके। 39 क्या बोलता है कि प्रोमिसर अगर मना कर देता है
पर उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहती है, कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती है, राइट, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिन्यू रहेगा। पर अगर उसने कंटिन्यूटी में बरकरार नहीं किया तो डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, सेक्शन 40 बोलता है दोस्तों, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, तो नॉर्मली प्रोमिसर है, और अगर प्रोमिसर की डेथ होती है तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। 41 बोलता है दोस्तों, यस, थर्ड पार्टी से अगर परफॉर्म करा लिया प्रोमिसी ने तो फिर फर्स्ट पार्टी के नॉन परफॉर्मेंस के लिए उसको सू नहीं कर सकते हैं। 42 से लेके हमने बताया था कल 45 तक जो है ज्वाइंट प्रॉमिस है, तो डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, तो अगर ज्वाइंट प्रॉमिस होता है तो ये बोल रहे कौन परफॉर्म करेगा दोस्तों, तो अगर आप सारे के सारे प्रोमिसर जिंदा हैं तो सारे के सारे प्रोमिसर परफॉर्म करेंगे, उसमें से कोई एक मर जाता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बाकी के ज्वाइंट प्रोमिसर जिसे हम सर्वाइवर बोलते हैं उनके साथ परफॉर्म करेगा। एंड बाकी अगर सारे ही सारे ज्वाइंट प्रोमिसर मर जाते हैं तो उनके जितने जो भी रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हो साथ में परफॉर्म करेंगे, प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। ये बोलता है दोस्तों कौन, 42 बोलता है। 43 बोलता है किसी भी ज्वाइंट प्रोमिसर को कंपेल किया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है कि आप सारी लायबिलिटी पे करो, पर 43 आपको राइट देगा किसको, उस ज्वाइंट प्रोमिसर को जिसे कंपेल किया गया कि बाकी सारे ज्वाइंट प्रोमिसर से जो है वो कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सके। ओके, 44 बोलता है किसी भी एक ज्वाइंट प्रोमिसर को या उससे ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया जाएगा कि आपको लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है, बाकी के जो बचे ज्वाइंट प्रोमिसर वो लायबिलिटी पे करेंगे, पर वो जो ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, यस और नो, यस। ओके, तो रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर से जिन्हें रिलीज कर दिया गया उसके अलावा जितने भी ज्वाइंट प्रोमिसर है उनसे वो कंट्रीब्यूशन इक्वल ले सकता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 44। 45 बोलता है डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट। इस केस में क्या होता है, एक प्रोमिसर और मल्टीपल प्रोमिसी है, तो जो कॉन्सेप्ट प्रोमिसर के लिए 42 में लगाया गया था वही कॉन्सेप्ट प्रोमिसी के लिए 45 में लगा दिया जाएगा। इतनी सारी बातें जो है दोस्तों हम अभी तक के राइट 17 लेक्चर्स में कर चुके हैं, बराबर है, यस। तो देखिए जिस तरीके से मुझे सेक्शंस याद है, राइट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हैं, उसी तरीके से दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ गए, बैठ गए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करने से रोक नहीं सकती है। एंड यस, डेफिनेटली बाकी के सब्जेक्ट भी आपने अच्छे से पढ़ना चाहिए, पर अगर आप सिर्फ इस सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो, आपका अगर ऐसा मनसा है, राइट, तो इस सब्जेक्ट में आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों पढ़ाई मस्ती में जरूर करनी चाहिए, पर पढ़ाई को मस्ती में नहीं लेना चाहिए, यस और नो, यस। सीरियस होकर पढ़ना है, मस्ती में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई को मस्ती में मत लीजिएगा। मस्त रह के पढ़िए, पर मस्ती में जो है मस्त रह के पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, पर पढ़ाई को जो है वो मस्ती में मत लीजिए, राइट, यस। सीरियस होके पढ़ना है थोड़ा सा कि सारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टोर होते रहे दोस्तों, ठीक है। तो आ जाइए आज के कॉन्सेप्ट को जो हम डिस्कस करने वाले, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अवर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अभी बोलते हैं टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, क्या मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो सेक्शन है आगे कॉन्सेप्ट है, ये टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस है 46, 47, 48, 49, 50 यहाँ तक की बात कर रहा है। तो टोटल 5 सेक्शंस है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, 46, 47, 48, 49, 50। आगे आ जाइए, इसका थोड़ा सा रूपरेखा समझ लेते हैं कि ये सेक्शन जो है कहाँ पे अप्लाई होते हैं। सपोज मान लीजिए दोस्तों मिस्टर ए है, ओके, मिस्टर ए कौन है, प्रोमिसर है, मिस्टर ए कौन है, प्रोमिसर है, एंड मिस्टर बी जो है वो प्रोमिसी है, करेक्ट, यस। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं क्योंकि मैंने आपसे गुड्स बाई किया है, ठीक है, और आप मेरे को गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है, पर सेल तो आपने कर दी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पर अब जब बात आती परफॉर्मेंस की, तो इसने बोला ये जो गुड्स है, मेरी बात ध्यान समझिए, जो गुड्स रखा हुआ है ये अभी सफिशिएंट गुड्स हमारे पास नहीं है। तो मिस्टर बी ने बोला कि भैया कब पहुंचाओगे। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से पूछा कि ये गुड्स आप मुझे कब दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर तुरंत दे देता तो क्या हो जाता, इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म हो गई, प्रॉमिस जो है वो क्या हो गई दोस्तों, परफॉर्म हो गई। पर इसने बोला कि आज गुड्स अवेलेबल नहीं है, मैं आपको 4 दिन बाद गुड्स जो है वो आपके घर पे पहुंचा के दूंगा। तो ये सपोज उसका घर था और ये जो है उसका वेयर हाउस था, पिक्चर समझ लीजिएगा, यस और नो, यस। मिस्टर बी प्रोमिसी था, मिस्टर ए प्रोमिसर था,
ओके, अब चूंकि यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉमिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि सिंगल प्रॉमिसर सिंगल प्रॉमिस ही है। अब बात यह आई कि मिस्टर बी ने बोला कि अगर आप गुड्स 4 दिन बाद पहुंचा के दे रहे हो तो मेरी बात ध्यान से समझो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पिक्चर आप समझते चलिएगा दोस्तों, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बाय रोड होना चाहिए और बाय ट्रक होना चाहिए। ये गुड्स ट्रक में आएगा, बाकी और किसी में नहीं आएगा। तो मतलब इसने क्या किया, तरीका बता दिया कि भैया ये तरीका है गुड्स को डिलीवर करने का। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। आज मैं ट्रक लाया हूँ, आप दे देते हैं, पता चला आप बुलक कार्ट में भेज दोगे या किसी भी तरीके से ऐसा प्रॉपर सेफ्टी के साथ नहीं भेजोगे, राइट, तो गुड्स जो है वो खराब हो सकते हैं। तो बोले बाय रोड भेजना है, वो भी बाय ट्रक भेजना है, ट्रैक्टर वगैरह पे मत भेजना है, ट्रक पे ही भेजना है जो कि प्रॉपरली कवर्ड हो। प्रॉपरली क्या हो, कवर्ड हो। दिख रहा है ये ट्रक, यस, प्रॉपरली क्या बोल रहा है ये, कवर्ड होना चाहिए, तभी गुड्स भेजना है। अच्छा, दूसरी बात, डेट ऑफ परफॉर्मेंस कब रहेगी दोस्तों, जल्दी बोलो। मैं कैसे बोलूं सर, ये तो प्रॉमिस ही बताएगा। हाँ भाई बिल्कुल प्रॉमिस ही बताएगा। ये बोले साहब 14 फरवरी को, कितना, 14 फेब 2023, 14 फेब 2023, सपोज मान लो थर्सडे है, इस दिन मुझे 4 बजे तक चाहिए, 4 PM पे चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कहां पे चाहिए साहब, तो सिटी अगर मैं बोलता हूं तो साहब पुणे में चाहिए, ओके, और कहां चाहिए साहब, स्वारगेट पे चाहिए साहब। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस, पुणे पे, स्वारगेट पे, देन वहां पे सपोज मान लो कॉलोनी पकड़ लो, ओके, तो सपोज मान लो वहां पे XYZ कॉलोनी हो गई कोई, ठीक है, उसने बोल दिया इस कॉलोनी पे, इस अपार्टमेंट पे जो है हमारा गोडाउन रखा हुआ है, अपार्टमेंट पे ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो पूरा गोडाउन रखा हुआ है, वहां पे गुड्स मुझे चाहिए। मतलब उसने क्या बता दिया दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, प्लेस बता दिया, टाइम बता दिया एंड तरीका बता दिया। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस। अब ये बोला भाई, बी ने बोला अच्छा ए रेडी भी हो गया, बोले ओके सर डन। अब सोचो अगर मिस्टर ए बी को गुड्स 4 बजे के बाद 14 फरवरी को ही भेजता है, सिचुएशन अब आप समझते जाइएगा, 4 PM की जगह वो 5 PM तक भेजता है, तो बोलो चलेगा क्या, नहीं चलेगा सर, क्यों। अच्छा मान लो 5, अगर मान लो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। सबने अपनी अपनी ड्यूटी निभा दी, 5 लाख रुपए उसने दे दिया, इसने अपना परफॉर्मेंस कर दिया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म, दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म। पर अगर मान लो इसमें से इसने वो तरीका नहीं अपनाया या उस समय पे नहीं दिया गया जिस समय पे देने की बात की गई थी, या तो उस जगह पे नहीं दिया गया जिस जगह पे देने की बात कही गई थी, क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलो ना जरा फटाफट से, ये हो जाएगा दोस्तों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड एज अ रिजल्ट जो भी लॉस होगा कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, मंजूर है क्या, मेरी शर्त मंजूर है या नहीं मंजूर है, बोलो जरा फटाफट से हाँ या ना। यस सर, आपकी सारी शर्तें मंजूर है हमें, क्योंकि हमें पता है आप जो है बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता इसलिए थोड़ी बहुत मजाक जो है मैं अकेले में ही कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहाँ पे मेरी बात एक समझिएगा, एक तो ये बोल रहा हूँ कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब मैनर, टाइम एंड प्लेस। अगर इसमें से कोई भी एक चीज सेटिस्फाई, मैंने बोला साहब 4 बजे आपने बोला था ना, मार्केट में भीड़ थी जिसकी वजह से मैं 4:30 बजे पहुंचाया आपको, 4:30 बजे पहुंचाया, बोलो अब क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों फटाफट से बता दिए। अगर 4:30 बजे पहुंचाया तो क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बस आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं साहब, ये क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो कंडीशन दी गई थी, जो प्रोमिसरी कंडीशन रखी थी, आपने उसे एज इट इज फुलफिल करना था दोस्तों। अगर आपने वहां पे कंडीशन डाला, समझ में आ गया क्या, सब गड़बड़ हो जाएगा।
आगे बात समझ में, यस और नो, यस। क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, एज इट इज एक्सेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मान लिया जाएगा। एंड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, पहले तो वैलिड था, बट बिकॉज ऑफ नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन विद इन अ प्रॉपर टाइम विद इन प्रॉपर प्लेस, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हो सकता है। तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया तो वाइडेबल हो सकता है, अगर पार्टी मान लेगी तो। क्या मान लेंगे अपन इसको, वाइडेबल, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दो चीजें बताई थी, याद है, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज तो फिर डिस्चार्ज हो गया, बात खत्म। और अगर मैंने रिसाइंड कर दिया, क्या कर दिया, रिसाइंड कर दिया, तो यहां पे क्या होएगा, जो भी बेनिफिट लिया हुआ है वो रिस्टोर बैक होगा, यस और नो, रिस्टोर बैक होगा। एंड जो भी लॉस होगा उसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। किसको, प्रोमिसर को, क्योंकि प्रोमिसर ने परफॉर्म नहीं किया था। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से यस और नो, यस। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक बार एक्सेप्ट कर लिया और बाद में आप फिर डिस्चार्ज क्या नहीं कर सकते हो, रिसाइंड नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर रिसाइंड अलाउड नहीं रहेगा। वंस यू हैव एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट देयर आफ्टर रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। एकदम इसको जो है ना आप लॉजिकली भी जो है वो दिमाग में रख सकते हैं दोस्तों, उसमें एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है सर देखो आधे घंटे, सर आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया, अरे मेरी बात समझो मेरे भाई, हो सकता है इसने 4 बजे बोला हो और 4:15 बजे इसने जो है अपने पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि भैया 4 बजे आ जाए, 4:15 बजे मैं आपको जो है माल प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो जो है 4:15 तक वेट किया, नहीं आया आदमी, उस पार्टी को भी कहीं जाना था, जल्दी में था, बिकॉज ऑफ दैट उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, हो गया ना लॉस मिस्टर बी को, यस। अब क्या वो लॉस मिस्टर ए से रिकवर करेगा, यस, 100% वो लॉस रिकवर कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। अच्छा, दूसरी बात, अगर उसने प्रॉपर प्लेस पे नहीं पहुंचाया तो क्या होगा, अगेन सेम थिंग हैपन, यस और नो, उस मैनर पे नहीं पहुंचाए, अगेन सेम थिंग हैपन। यहां तक पिक्चर क्लियर है, यस। अच्छा, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, उसने बोला कि भैया ये गुड्स जो है पहुंचा देना, ना ही उसने तरीका बताया, ना ही उसने समय बताया, ना ही उसने प्लेस बताया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर उसने पैसा दे दिया और अगर टाइम एंड प्लेस नहीं बताना तो क्या मिस्टर ए अब सामान ही नहीं पहुंचाएगा वहां पे, फटाफट से बोलिए, क्या वो परफॉर्म नहीं करेगा प्रॉमिस को, नहीं सर उसने बताया मैं कहाँ पहुंचा, सर हम नहीं पहुंचाएंगे, तो नहीं पहुंचाएंगे तो मतलब क्या मान लिया जाएगा कि ये डीम टू बी परफॉर्म्ड हो गया, नहीं साहब, इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैनर टाइम एंड प्लेस दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शंस को पढ़ने की। पर इन द केस अगर मैनर नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, प्लेस नहीं दिया, तो फिर मैनर क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, प्लेस क्या होना चाहिए, वो ये सेक्शंस बताएंगे। मेरी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो, यस। तो आ जाइए, अब हम चलते हैं दोस्तों कहां पे, सेक्शन नंबर 46 से लेके 50 तक। और अगर आप देखेंगे पहला सेक्शन जो 46 आ रहा है वो बोलता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। मैं 3 चीजें बोल रहा हूं, क्या क्या दोस्तों, यहां पे एप्लीकेशन का मतलब ये मैनर, ना ही किस तरीके से परफॉर्म करना ये प्रॉमिस ही ने बताया, ना ही टाइम बताया, प्लेस उसने बताया हुआ था, यही मतलब बोल रहे 46, यस। तो 46 का कॉन्सेप्ट पिक्चर क्लियर, मैनर नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, प्लेस बताया हुआ है। 47 क्या बोलता है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज मेड। क्या मतलब बोल रहा है, मैनर नहीं बताया, बराबर, यस, टाइम बताया है, टाइम बताया हुआ है, प्लेस नहीं बताया हुआ है, टाइटल से ही समझ में आ रहा है, बराबर है, यस। 48 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। क्या मतलब बोल रहा है ये, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे, मैनर क्या था, मैनर नहीं बताया, बस ये बोला कि सर्टेन डे
एंड उस दिन पे क्या समय और क्या प्लेस रहेगा वो बता रहे हैं। मतलब इसने क्या बताया यहां पे, टाइम भी बता रहा है, प्लेस भी बता रहा है, मैनर उसने जो है नहीं बताया हुआ है। पिक्चर क्लियर? यस सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है टाइम प्लेस को लेके कि टाइम कभी बता रहा है, टाइम कभी नहीं बता रहा है, राइट? यस, देख रहे हैं टाइम यहाँ पे दो केस में बताया, टाइम एक केस में नहीं बताया, प्लेस एक केस में बताया, एक केस में नहीं बताया, फिर एक केस में बताया। सर ऐसा कैसे? तो फिर कंफ्यूजन, एक चीज़ तो समझ में आ गई, चलो मैंने उसने नहीं बताया इन तीन चीज़ों में। बट अगर 47 48 देख ले, 49 भी देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू, इसमें भी एप्लीकेशन नहीं है, प्लेस भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, राइट? तो 49 में क्या बोल रहा है, ना ही एप्लीकेशन है और ना ही क्या है दोस्तों, प्लेस बताया गया, प्लेस भी नहीं बताया गया। ओके, एंड 50 क्या बोलता है, मैनर बताया गया, टाइम बताया गया, प्लेस बताया। 50 बोलता है अगर सब कुछ बताया गया तो 50 लगा देना। मूवी आपने देखी होगी सलमान खान एंड जैकी श्रॉफ की, बंधन मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो जीजा जी कौन हो गए, जिया जी कौन हो गए, बोलो ना जरा फटाफट से। यस, जिया जी कौन हो गए, यस प्रॉमिसी हो गए, और सलमान खान कौन हो गए, प्रॉमिसर हो गए। तो ये डायलॉग याद रख लीजिएगा सेक्शन 50 के लिए, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। ये सेक्शन 50 बोलता है कि भाई जो प्रॉमिसी बोल देगा वो प्रॉमिसर करेगा। पर प्रॉमिसी ने अगर वो बात बोली नहीं तो फिर प्रॉमिसर क्या करे बेचारा। पिक्चर क्लियर कर लीजिएगा। मैं आगे आपको सेक्शंस का जो वर्ड है वो दिखाना चाहूंगा, ठीक है? बाकी आपको क्लियर आ जाएगा, एकदम कंक्लूजन पे ले जाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस आप रख लीजिएगा बस, ठीक है? मैं सेक्शन इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि भटकाव ना आए और आपको दिमाग में फिट हो जाए कि बस हाँ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से समझिएगा। बोलता है वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिसर, प्रोमिसर को जहां पे प्रॉमिस परफॉर्म करना है विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी ने कुछ नहीं बताया कि कैसे परफॉर्म करना है, बट प्रोमिसर को परफॉर्म करना है। एंड नो टाइम परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, कब करना ये भी नहीं बताया गया। तो बोलता है द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। क्या बोलता है, अगर समय नहीं बताया गया हो तो रीजनेबल टाइम। आपने मूवी देखी होगी शोले, उसमें ठाकुर जय और वीरो को बुला के बोलता है कि मुझे गब्बर चाहिए। क्या बोलता है वो, मुझे गब्बर चाहिए। क्या शोले में कहीं पे बताया किस तारीख को चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कैसे लाना है? नहीं साहब, जिंदा चाहिए, गब्बर चाहिए, जिंदा। जिंदा चाहिए मतलब मैनर आ गया, बोले जिंदा चाहिए। कहाँ पे चाहिए साहब वो नहीं बताया, किस समय पे चाहिए अभी नहीं। तो क्या साहब ठाकुर जब मर जाएगा तब उसको गब्बर डिलीवर करोगे? नहीं ना साहब, ऐसा नहीं है ना। तो क्या बोले सर, अगर उसने समय नहीं भी है तो भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा एक रीजनेबल टाइम पे। अब रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। तभी बोले गब्बर है, डाकू है, खुखार डाकू है, कुख्यात डाकू है, उसको पकड़ना गाजर मूली का दैट खेल नहीं है, राइट? टाइम लगेगा, स्ट्रेटेजी लगेगी, बहुत सारे उसकी सेनाएं हैं, मारना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। सब वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा साहब? 2 साल 3 साल। दिस वुड बी द रीजनेबल टाइम। आई होप आई एम क्लियर, यू आर नॉट क्लियर? यस और नो? यस। पापा ने अपने बड़े बेटे को बोला कि जाके छोटे बच्चे को स्कूल से ले आओ। अब स्कूल से ले आओ, बोले क्या कि कितने बजे जाना है? नहीं। तो रीजनेबल टाइम क्या कि जब भी छुट्टी होने वाली हो बस उसी के आसपास दौरान जाना, और यह जैसे ही छुट्टी हो जाए वो बच्चे को ले आना। दैट इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट, केस टू केस। रीजनेबल टाइम आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है? यस। तो हर जगह पे समय बताने की जरूरत नहीं, रीजनेबल टाइम। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 46 समझ में आया नहीं आई? यस। कि अगर तरीका ना बताया गया हो, समय ना बताया गया हो, प्लेस ना बताया गया, तो प्लेस की तो यहाँ पे बात नहीं की है। 46 में प्लेस की बात हुई ही नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन और समय की बात हुई कि अगर एप्लीकेशन नहीं दिया है प्रॉमिस ने कि कैसे करना है, समय नहीं बताया, तो एक बोला रीजनेबल टाइम पे आप कर लेना। ओके, बट रीजनेबल टाइम का मतलब थोड़ा सा और डिटेल में बोलते हैं। टाइम का मतलब क्या होता है साहब? टाइम का मतलब दो चीज, एक तो तारीख और दूसरा उस तारीख पे समय। तो बोले साहब ना तारीख ही दिया है ना समय ही दिया है। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या हो गया, ना ही आपको मैं अभी तारीख बता रहा हूं ना ही समय बता रहा हूं, तो रीजनेबल टाइम। पर अगर मैंने तारीख बता दिया, क्या बोला मैंने, तारीख बता दिया, तो फिर रीजनेबल टाइम नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ जाए, मैंने सिर्फ समय नहीं बताया, तो मैंने तारीख तो बता दी, 14 फरवरी मैंने बता दिया आपको, तो तारीख अब बता दी तो रीजनेबल टाइम नहीं, उसी दिन होना चाहिए। पर कब होना चाहिए साहब, आवर्स नहीं बताया। तो बोलता है 47 बोलता है एट, क्या बोला, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, किसी पर्टिकुलर दिन की बात कही गई है। प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट द एप्लीकेशन।
तरीका नहीं बताया गया था कैसे परफॉर्म करना, बट ये जरूर बताया गया था कि भैया गब्बर को इस दिन पकड़ के लाना, तो लाना आपको उसी दिन है, कैसे पकड़ के लाना ये आपका प्रॉब्लम है, वो प्रोमिसर देखेगा। पर उसने बोला कि आज ही गब्बर को पकड़ के लाना साहब, तो आज पकड़ के लाओ। तो बोलते साहब कब तक में लाऊं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे। बोले साहब प्रोमिसर में परफॉर्म इट एट एनी टाइम, कभी भी लाओ मुझे कोई फर्क नहीं, 14 फरवरी को लेते आना ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। व्हाट डू मीन बाय यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, समझिएगा दोस्तों। जो 46 अगर 47 लग गया है तो 46 का स्कोप खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? 46 रहा है रीजनेबल टाइम, बट रीजनेबल टाइम में अगर तारीख दे दिया है फिर रीजनेबल टाइम की बात नहीं होगी, 47 लग जाएगा। 47 ने 46 को पचा लिया पूरा। आ रहा है बात समझ में? यस। और 47 बोलेगा कि उस पर्टिकुलर तारीख के यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, मैंने समय नहीं दिया ना, पर अगर मैंने बोल दिया तो 4 बजे मतलब 4 बजे के अंदर, और अगर मैंने 4 बजे नहीं बोला ऐसा कुछ तो आपका सपोज यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में बोलता हूँ 10 AM to 6 PM है, तो आप 10 AM to 6 PM के बीच में ले आओ। बट आफ्टर यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस लाओगे, आप बुलाओगे रात के 9 बजे 10 बजे, तो मैं ये मान लूंगा कि आपने एज इफ यू हैव नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर? यस। अच्छा, प्लेस अगर नहीं डिटरमाइन किया गया है, प्लेस नहीं बताया गया है, राइट, तो फिर कौन सा प्लेस होगा? और अगर प्लेस बताया है तो कौन सा होगा? तो अगर प्लेस बताया गया है तो बोलता है प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म। कौन सा प्लेस? एट द प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड। प्रॉमिस जहां पे परफॉर्म किया जाना चाहिए था वहीं पे परफॉर्म करना है। कहने का मतलब इस केस में क्या किया गया है? प्लेस बताया गया है, समय टाइम में डेट बताई गई है, पर आवर्स नहीं बताया गया है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस, पिक्चर क्लियर कर लीजिएगा। तो अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो रीजनेबल टाइम, और अगर दिन बता दिया गया है या तारीख बता दी गई तो उसी तारीख को, और तारीख के साथ साथ अगर समय बता दिया उसी समय का अंतराल, और अगर समय नहीं बताया तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आ गया? तो सिंपल लैंग्वेज में मैं टाइम की बात कर लूं तो टाइम अगर नहीं बताया गया है, टाइम अगर नहीं बताया गया, डे एंड आवर्स दोनों ही नहीं बताए गए हैं तो रीजनेबल टाइम अंडर सेक्शन 46। अगर डे बताया गया है तो रीजनेबल टाइम तो खत्म हो गया, आवर्स नहीं बताया गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। और यहां पे क्या लग जाएगा दोस्तों? 47 लग जाएगा। यस और नो? यस, बराबर है। और डे और टाइम अगर दोनों बता दिए गए, डे और टाइम दोनों बता दिए गए, तो क्या 47 लगेगा? नहीं, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा दोस्तों? यस, ये रहा, एप्लीकेशन फॉर प्रॉमिस ऑन सर्टेन डेट टू बी परफॉर्म एट प्रॉपर टाइम and place. So when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, promiser ने बिना application के ही perform किया हो तो it is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within the usual hours of business. क्या मतलब बोल दिया इसने यहाँ पे? 48 में क्या बोला इसने? When a promise is to be performed on a certain day, तारीख बता दी गई, एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन, पर उसने अभी परफॉर्म नहीं किया क्योंकि प्रोमिसर ने एप्लीकेशन नहीं दिया था, मतलब मैनर नहीं बताया था। तो ये बोलता है अगर ऐसा है, प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द, मतलब प्रोमिसर ने मना कर दिया परफॉर्म करने से कि भैया जब तक प्रोमिसी अपना तरीका नहीं बताएगा मैं तब तक एग्जीक्यूट नहीं करूं। उस केस में ड्यूटी की, प्रोमिसी की ड्यूटी बन जाती है कि वो तरीका बताए कि कहां पे और कहां पे परफॉर्म करना है, कुल मिला के कहां पे परफॉर्म करना है। अगर समय बता दिया तो एग्जैक्ट समय, और अगर नहीं बताया तो बिल्कुल वही 47 की स्पिरिट यहां पे भी लग जाएगी। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस क्या होगा वो वहां पे डिटरमाइन किया गया होगा, बताया गया होगा, बराबर है क्या? यस। 49 क्या बोलता है? व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, promise is to be performed without application of the promisee and no place is fixed. इस केस में आ रहा है प्लेस नहीं बताया गया, तो फिर क्या बोल रहे हैं? It is the duty of the promiser to apply to the promisee
टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। अरे भैया अगर आपने मेरे को जगह ही नहीं बताई कहां पे परफॉर्म करना है तो मैं परफॉर्म कैसे करूंगा? तो इस केस में प्रोमिसर की ड्यूटी बन जाती है कि भैया जाके आप उससे पूछो कि भैया कहां परफॉर्म करना है बताओ। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं बताता है, प्रोमिसी अगर नहीं बताता है कहां पे परफॉर्म करना है, तो फिर आप छोड़ दो, आप फिर छोड़ दो, आप मत परफॉर्म करो। और इस केस में मान लिया जाएगा कि आपने परफॉर्म किया हुआ है और जो भी लॉस आपका होगा आप जो है प्रोमिसी से रिकवर कर सकते हो। पर अगर आपने प्रोमिसी से पूछ लिया, प्रोमिसी ने बता दिया कि इस जगह पे अप्लाई करना है और आपने उस जगह पे परफॉर्म नहीं किया, तो इस केस में फिर आप लायबल हो जाएंगे प्रोमिसी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए। सर आपकी बात तो मुझे बराबर समझ में आ रही है, पर कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर कहां पे कौन सा टाइम कौन सा प्लेस लगाना है, बस ये नहीं समझ में आ रहा है। बस इसी के लिए दोस्तों जो है एक मैंने जादू किया हुआ है, दिस जादू। सारे सिचुएशंस को यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। टोटल सेक्शन 46 से लेकर 49 तक 8 सिचुएशन बनते हैं दोस्तों, और चूंकि आप इस डिसीजन टेबल के माध्यम से उन सारे सिचुएशंस को जो है समझने की कोशिश की जाएगी। 3 कंडीशंस थे। नंबर 1 एप्लीकेशन दिया है क्या, मैनर बताया क्या, दूसरा टाइम स्पेसिफाई किया गया क्या, प्लेस स्पेसिफाई किया गया है क्या। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हम 46, 47, 48, 49 कहां पे लगता है। ठीक है, मैं बोलता हूं, अगर ध्यान समझिएगा, एप्लीकेशन भी दिया गया है, टाइम भी बताया गया है और प्लेस भी बताई गई है। पिक्चर क्लियर है, यस और नो? यस। तो ये कौन सा सीरीज हो गया? सेक्शन 50। मैंने बताया था ना, जैसे जो जीजा जी बोलेंगे वही अपन करेंगे, सिंपल होगी बात। दूसरा बोलता है मैनर बताया गया, सिचुएशन भी हो सकती है यस, नो, यस, यस, नो, ये नो, ये यस, नो, नो। ठीक है, सिचुएशन समझिएगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन से एप्लीकेशन आया है, टाइम भी आया है, पर प्लेस नहीं बताया गया। मैंने एप्लीकेशन आया है, समय नहीं बताया गया, पर प्लेस बताया गया, ऐसा भी हो सकता है। एप्लीकेशन आया है, समय नहीं बताया है, प्लेस भी नहीं बताया है, ये हो सकता है। यस, यहां पर रुक जाओ। इन चारों केस में एक कॉमन है कि अगर एप्लीकेशन आया है, सेक्शन 50 लगा देना। मतलब कहने का क्या होगा, अगर मैनर बताया गया है, मेरी बात ध्यान समझिए, क्या बोला मैंने, मैनर अगर बताया गया है दोस्तों तो सेक्शन 50 लग जाएगा। अगर मैनर बताया गया है, तरीका बताया गया है, तो समय और प्लेस भी बताना पड़ेगा उसको। अगर नहीं बताएगा तो आप पूछ लेना, बोला था ना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर, ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी। और पूछने के बाद भी अगर नहीं बताया तो जो नहीं बताएगा उसका लॉस हो जाएगा, सिंपल। आगे बात समझ में? यस। सेक्शन नंबर 50 एकदम क्लियर है कि अगर एप्लीकेशन आया है, मैनर बताया गया, तो मैनर के साथ टाइम एंड प्लेस भी आना चाहिए। पर अगर टाइम एंड प्लेस प्रोमिसी ने नहीं बताया, मैंने बोला ना, अगर नहीं बताया तो क्या करोगे, ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू आस्क फॉर टाइम एंड प्लेस, सिंपल। आगे बात समझ में? यस, ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू आस्क फॉर टाइम एंड प्लेस। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं बताएगा तो प्रोमिसर ने छोड़ देना है, और जो भी लॉस होगा कौन बेयर करेगा, प्रोमिसी, क्योंकि उसने नहीं बताया। मैंने तो पूछा था, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। पिक्चर क्लियर है, यस और नो? यस। तो सेक्शन 50 अप्लाइड इफ, यहां पे लिख लेना, इफ प्रोमिसी डज नॉट प्रोवाइड time and place or time or place, right, then it is the duty of the promiser to ask for time and place and perform the contract. I hope I am clear, yes or no? Yes. And if still they do not provide what promisee does not provide what time and place, then promisee will be responsible for non-performance of the contract, and promiser can demand for loss, compensation for loss of non-performance. I hope I am clear. Yes. कॉन्सेप्ट आता है जब एप्लीकेशन नहीं बताया, तरीका नहीं बताया, और प्लेस और टाइम दोनों बता दिया,
तो अगर इसने प्लेस और टाइम बताया तो सेक्शन 47 लगा देना। एप्लीकेशन नहीं बताया, समय और जगह बस बताई है उसने। तो सेक्शन 47 क्या बोलता है? इफ डे इज गिवन ओनली एंड आवर्स नॉट मेंशन्ड देन टाइम इज इक्वल टू यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। यही बोला था ना 47 ने। क्या बोला? डे बताया उसने, कौन से तारीख पे है काम करना ये बताया, पर अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस जो भी होगा वो आप अप्लाई कर लेना। प्लेस कौन सा रहेगा? प्लेस एट विच प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड। कौन सा प्लेस? जो उसने बताया, क्योंकि उसने दोनों भी चीजें बताई हुई है, तो जो वो प्लेस बताया वहां पे और जो वो डेट बताया वहां पे। अगर डेट के साथ टाइम बताया तो एग्जैक्ट टाइम, नहीं बताया तो यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो याद रख लेना, अगर एप्लीकेशन दिया हो तो ये पिक्चर में आ जाना सेक्शन 50 में, और अगर नहीं दिया हो सेक्शन 47। पर अगर टाइम दिया है, प्लेस नहीं दिया है, टाइम दिया है, प्लेस नहीं दिया है, याद रखिएगा दोस्तों, टाइम का मतलब यहां पे सिर्फ डे से है। डे मतलब डेट दिया है, टाइम नहीं दिया है, आवर्स नहीं दिया है। मैं ये चारों में मान के चल रहा हूं कि आवर्स नहीं है। आवर्स दिया हो तो एग्जैक्ट आवर्स आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर आवर्स नहीं है तो ही यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस आएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो अगर 4 बजे दिया तो 4 बजे ही करना है, बात खत्म हो गई। टाइम तो दिया है, दिक्कत तो तब आ रही है जब टाइम नहीं दिया। तो टाइम नहीं दिया तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। आई होप आई एम क्लियर। डेट एंड आवर्स नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। तो ये बोलते हैं साहब टाइम दिया है बट प्लेस नहीं दिया, तो ये बोलते हैं सेक्शन 49 अप्लाइज हो जाएगा। क्या मतलब बोल रहा है? इफ प्लेस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय प्रॉमिस, प्लेस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय प्रॉमिसी, है ना, यही बोल रहे हैं ना, प्लेस नहीं दिया। तो 49 क्या बोलते हैं? देन प्रॉमिसर मस्ट आस्क फॉर प्लेस। अगर आपने प्लेस नहीं बताया तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो इस केस में आपकी ड्यूटी बन जाती है, जैसे ये ड्यूटी यहां पे बनी थी। तो ये जो ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है 49 का, वो 50 के साथ भी चलेगा, और अदरवाइज देन बाय 50 है, मतलब 47 के साथ भी चल सकता है। यस और नो? यस। तो प्लेस की बात कौन कर रहा है दोस्तों? 49। टाइम की बात कौन कर रहा है? 47। 49 बोलता है कि अगर प्लेस नहीं बताया, समय बताया है इसने, देखो ना यहाँ पर समय यहां पे बताया, यहां पे बताया। यस और नो? यहां पे प्लेस बताया हुआ था इसलिए 47, टाइम बताया था, टाइम के साथ आवर्स नहीं था तो उसने बस यूजुअल आवर्स की बात की। और यहां पे अगर डेट बताया है, टाइम नहीं बताया, प्लेस नहीं बताया, टाइम मतलब आवर्स, तो आवर्स के लिए आप 46 लगा देना, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, एंड प्लेस के लिए आप 49 लगा देना। तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे, यस, तो अब शॉर्टकट में अपन पकड़ेंगे यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। ये अब आपका समरी बनेगा। यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस जो है, ये कौन बात कर रहा है दोस्तों? 47 पे बात हो रही है। रीजनेबल टाइम की बात कहां पे हो रही है? 46 पे हो रही है। 46 मतलब डेट एंड आवर्स नॉट, बोथ नॉट गिवन। 47 कब लग रहा है दोस्तों? डेट गिवन, आवर्स नॉट गिवन। हाँ, तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस आ जाएगा। पिक्चर क्लियर है? यस। ओके, नाउ प्लेस, प्लेस के लिए इसने क्या बोल दिया? 49। कौन सा प्लेस? अगर प्लेस दिया है, प्लेस दिया है तो प्लेस कौन सा होना चाहिए? ऑट टू परफॉर्म। वो प्लेस जहां पे ऑट टू परफॉर्म है, परफॉर्म करना था तो गिवन प्लेस पे, गिवन प्लेस पे। अगर प्लेस नहीं दिया है तो प्रोमिसर मस्ट आस्क फॉर प्लेस। बस ये है 49। प्लेस अगर नहीं दिया है तो मस्ट आस्क फॉर प्लेस 49 पे, और अगर दिया है तो ऑट टू परफॉर्म, वो प्लेस जहां पे परफॉर्म करना चाहिए था। सिंपल। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। तो 46 किसकी बात कर रहा है? जहां पे डेट आवर्स नहीं दिया है, डेट आवर्स नहीं दिया, रीजनेबल टाइम ले लो। डेट दिया है, आवर्स नहीं दिया है तो 47 ले लो। डेट आवर्स दोनों लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस नहीं दिया है, 49 पे चले जाओ। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और 50 क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे एप्लीकेशन दिया हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। प्लेस नहीं दिया है, 49 पे चले जाओ। भाई प्रोमिसर के पास
ड्यूटी है, प्रोमिसर की ड्यूटी है कि भैया प्लेस के बारे में पूछो। आई होप आई एम क्लियर। यस, टाइम नहीं दिया तो ड्यूटी नहीं है पूछने का, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस लगा दो। आई होप आई एम क्लियर, बोलो हाँ या ना। यस, अच्छा ये चीज होगी। अच्छा मान लो एप्लीकेशन भी नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया है, प्लेस भी नहीं दिया, तो अब क्या होगा, ना ही समय, समय मतलब ना ही डेट, ना ही टाइम, ना ही आवर्स, तो 46 लगेगा। यस और नो। अच्छा चलो अभी टाइम नहीं दे, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में कौन सा, यूजुअल प्लेस, यूजुअल प्लेस तो 47 भी लग गया, प्लेस कौन सा 49। तो भैया इस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर तीनों नहीं दिया है, तीनों नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, प्रोमिसर की ड्यूटी है कि प्रोमिसी से पूछे कि भैया प्लेस कौन सा, वो जब बता देगा तो उस प्लेस पर परफॉर्म कर देगा। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो। यस, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। पक्की बात है या नहीं? यस और नो बोलो ना जरा फटाफट से। यस, ओके, लास्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 48। 48 अभी रहेगा ना, 46, 47, 49 हो गए। 48 क्या बोलता है? 48 बोलता है इफ प्रोमिसर डिड रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन, शुरू से ही मतलब उसने किस तरीके से परफॉर्म करना है प्रॉमिस को, ये प्रॉमिसी ने नहीं बताया, और प्रोमिसर ने अपने आप पूछ लिया रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन खुद ही, चूंकि ड्यूटी थी उसकी, तो उसने 49 को लगा के प्लेस, जैसे प्लेस के बारे में पूछना था तो बोलता था कि 49 पे भाई उसको ड्यूटी है उसकी, जाके प्लेस के बारे में पूछे। तो ये बोल रहा है कि अगर उसने प्रोमिसर ने अप्लाई कर दिया कि भैया मेरे को तरीका बता दो कैसे करना है, तो सेक्शन 48 अप्लाइज इफ प्रोमिसर आस्क फॉर एप्लीकेशन देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी। नाउ अगर 48 में प्रोमिसर ने पूछ लिया है तो 48 ड्यूटी दे देगा प्रोमिसी को कि भैया तुम्हारी अब ड्यूटी है, डे स्पेसिफाई करो, टाइम स्पेसिफाई, प्लेस स्पेसिफाई करो। अगर डे, टाइम एंड प्लेस तुम स्पेसिफाई नहीं करोगे, नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड वट एवर द लॉस अराइज टू प्रोमिसर यू हैव टू कंपनसेट हिम, एज सिंपल एज दैट। तो 49 ने अगर प्रोमिसर को ड्यूटी दी है कि भैया अगर उसने प्लेस नहीं पूछा तो तुम पूछ लो, है ना, तो आप पूछ लो तो वो प्लेस बता देगा, कोई दिक्कत। पर अगर शुरू से ही, ध्यान से समझना, किसमें, 47 में या 46 में, चलो मान लो 46 वाली बात करते हैं जहां पे उसने टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया, ठीक है, पर प्रोमिसर ने पूछ लिया कि भैया बताओ तुम कि क्या होगा टाइम एंड प्लेस, तो 48 लग जाएगा। अगर प्रोमिसर ने एक रिक्वेस्ट भेज दिया है कि भैया मैनर ऑफ परफॉर्मेंस बताओ, तो सेक्शन 48 तुरंत लग जाएगा एंड इट गिव्स ड्यूटी टू द प्रोमिसी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन related to application, related to place and related to time of performance of the contract. I hope I am clear. Yes. And इस केस में अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगा तो he will be responsible. Simple as that. क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? बोलो ना जरा फटाफट से, yes और no? Yes. तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, शॉर्टकट में मैं आपको बोल देता हूँ। If R is also given, if R is also given, R मतलब क्या हो गया, along with the date, along with the date while mentioning time, then actual hours and actual day must be considered, है ना। टाइम एंड आवर्स अगर एक्चुअल दिया तो आप एक्चुअल कंसीडर कर लो, उसी टाइम पे परफॉर्म करना। इफ ओनली डे इज गिवन एंड आवर्स इज नॉट गिवन while mentioning time, then usual hours shall be considered। तो अगर एक्चुअल टाइम नहीं दिया then usual hours। इफ डे इज नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल, तारीख ही नहीं दी तो फिर टाइम का तो बात ही नहीं आता है, तो रीजनेबल टाइम लग जाएगा यहाँ पे अंडर सेक्शन 46। बराबर है? यस। अगर प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म हो गया the promise within agreed time, then contract becomes voidable at the option of the promisee under section 55. Clear or not clear? Yes or no? Yes. Read with two exceptions mentioned therein itself. तो 55 में दो exceptions, एक बोलता है जहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और दूसरा बोलता है भाई टाइम ऑफ मच एसेंस। तो एक में समय इंपॉर्टेंट नहीं है और एक में समय इंपॉर्टेंट है। तो अगर समय इंपॉर्टेंट नहीं था, आगे पीछे चल सकता था, तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बिकम वाइडेबल। बट उस केस में जो भी लॉस हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा, प्रोमिसर को पे करना पड़ेगा, अगर समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर समय इंपॉर्टेंट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, यस, एंड इवन आफ्टर प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस आफ्टर एग्री टाइम, तो नॉर्मली तो वाइड हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा।
अगर टाइम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उस टाइम पे परफॉर्म नहीं किया तो वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस है। पर फिर भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, सू मोटो तो वाइडेबल है, बट फिर भी अगर एक्सेप्ट कर लेता है, देन इन दैट केस प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर हिज लॉस। वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ईदर रिसाइंड और एक्सेप्ट। वंस एक्सेप्ट यू कैन नॉट क्लेम फॉर कंपनसेशन। I hope I am clear. Yes, unless he gives notice to the promiser of his intention to do so. तो पहले आप नोटिस दे दो, भैया देखो आप परफॉर्म नहीं कर, अब मैं आप पे कंपनसेशन, तब आप कंपनसेशन ले लेना। पर अगर आपने ऐसा कुछ नोटिस नहीं दिया तो आप कंपनसेशन भी नहीं ले सकते इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज दोस्तों सेक्शन नंबर 46, 47, 48, 49। तो शॉर्टकट में और एक शॉर्टकट रख दें। यस, तो मैंने क्या बोला, नो टाइम, नो दैट इज डेट एंड आवर्स, रीजनेबल टाइम बराबर। यस, डेट गिवन, आवर्स नॉट गिवन, तो क्या हो जाएगा, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। प्लेस नॉट गिवन, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉमिसर मस्ट आस्क प्रॉमिसी अबाउट प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। Correct? Yes. Then section 48 applies, that is duty of promisee to provide details, information about place. Correct or not correct? Yes or no? Yes. इस केस में कब होगा, ये चीजें कब होगी, when promiser perform without application of promise, right? But if promiser request for application, then again section 48 applies। तो जो भी वो पूछेगा, right, and promisee must provide details about, yes, ये यहाँ पे डिटेल्स अबाउट डेट, टाइम एंड प्लेस। आई होप आई एम क्लियर। यस, क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? यस, प्लेस नॉट गिवन, तो सिर्फ प्लेस के लिए उसने पूछा था। अगर प्लेस के लिए उसने पूछा 48 लगे, बट यहाँ पे 49 लगेगा। तो 49 पे अगर प्लेस अगर नहीं गिवन है तो प्रोमिसर मस्ट आस्क प्रोमिसी अबाउट द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 49। देन 48 अप्लाइज टू द प्रोमिसी टू गिव डिटेल्स अबाउट द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज क्रक्स ऑफ 46, 47, 48, 49 एंड 50। और 50 कब हो जाएगा, अगर एप्लीकेशन दिया हुआ है, प्रोमिसी ने एप्लीकेशन दिया तो बात खत्म हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो दोस्तों ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरा, कौन सा, 46, 47, 48, 49, 50 जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन हम कवर करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। This is also one of the important topic which is being asked in the exam frequently. And I hope जो हमने आज डिस्कस किया दोस्तों वो आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आप प्लीज़ कमेंट में हमें आप अपने डाउट भेज दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दें इसी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।